आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की वर्कशीट जो है साइंस की, और विज्ञान की हमारी इस वर्कशीट का नंबर है 9 और आज तारीख है 23 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ खास बातों के साथ आज हमारी इस वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है, और इसी के बारे में हमें बताई गई हैं कुछ खास बातें। तो चलो शुरू करते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिनों के यौगिकों का अहम या मुख्य अवयव है। यानी कि हम जितनी भी इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, चाहे प्रोटीन की, क्लोरोफिल की, न्यूक्लिक अम्ल की, विटामिनों की, इन सब के अंदर नाइट्रोजन का इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि हमें प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए, विटामिन हमारे शरीर को चाहिए, या हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें चाहिए और उनके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। अब जब नाइट्रोजन उनके लिए ज़रूरी है तो वो उनके अंदर या उन्हें प्राप्त कैसे होगा, या वो चीज़ें नाइट्रोजन की मदद से किस तरह से तैयार होंगी, क्योंकि पौधे और जंतु दोनों ही वायुमंडल से नाइट्रोजन सीधे तौर पर नहीं ले सकते, तो फिर किस तरह। तो चलो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो पौधे सीधा इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन एक प्रक्रिया के जरिए से ये उन्हें मिल जाती है, और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया। आपको ये याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधे प्राप्त करते हैं एक क्रिया के द्वारा, और वही क्रिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो चलो फटाफट से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो भाई किसी ने शिकायत की थी कि मैडम जी येलो पेन का यूज़ ना किया करें, तो चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करनी है हमें, और ये रहा हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और हम बात कर रहे हैं इसकी परिभाषा की कि ये है क्या। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, मतलब जो भी हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजन के रूप में बदल लेते हैं पौधे, यौगिकों के मतलब उनके अवयवों के रूप में बदल लेते हैं, और फिर उसे आसानी से अवशोषित यानी कि सोख पाते हैं, या हम कहें कि उसे प्रयोग कर पाते हैं। और ये जो क्रिया है नाइट्रोजन को प्रयोग करने की, यही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में बदलकर पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं, और ये क्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी कि वायुमंडल से सीधा नाइट्रोजन नहीं लेते, पहले उसे चेंज किया जाता है और फिर उसे अवशोषित किया जाता है। कैसे? तो चलो इसके भी दो उदाहरण पढ़ लेते हैं। पहला उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है उन पौधों का जिन्हें हम कहते हैं फलीदार पौधे। तो फलीदार पौधे, जैसे आपको पता है मटर फली होती है, सेम की फली होती है, तो फलीदार पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में एक खास किस्म का जीवाणु होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम जीवाणु। याद रखिएगा नाम, राइजोबियम जीवाणु। और ये जो जीवाणु है यही नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है, यानी कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको यौगिकों में बदलता है और फिर पौधे उसे ग्रहण करते हैं। इसका एक और तरीका हमें बताया गया है कि आसमान में, आपको याद ही है, जब बारिश होती है तो बिजली कड़कने की आवाज होती है और बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। जब ये प्रक्रिया होती है तब भी वायुमंडल का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये हमने दो चीजें पढ़ी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। तो फटाफट से बढ़ जाते हैं आगे। अब हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे क्या, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, यानी कि एक जैसी रहती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे एक जैसी रहती है?
इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले बिंदु पर आते हैं, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु। हमने पढ़ा ही है, जीवाणुओं के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की थी और उसी में हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल, जो पानी में हम बात करते हैं कि शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। भाई सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के यौगिक में अगर वो बदल जाएगी तो उसे अवशोषित किया जा सकता है पौधों के द्वारा। अब दूसरा बिंदु यहाँ पर बताया गया है, यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल जाते हैं। वायुमंडल का नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल जाता है, उसके बाद वो चला जाता है कहाँ, मिट्टी में चला जाता है और वहां से पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भागों तक जाता है। भाई मिट्टी से जो जड़ें होती हैं उसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा देती हैं, वहां पर उनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन की मदद से प्रोटीन और अन्य यौगिक मिलकर तैयार होते हैं। जो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, उस प्रोटीन के लिए हम पौधों का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में। अब बढ़ते हैं आगे, जो भी जंतु इन पौधों को खाता है वह नाइट्रोजन, तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जंतुओं की बात की है। जंतु जैसे आपको पता है कि भैंस शाकाहारी है तो वो पौधों पर निर्भर करती है, जिराफ हो गया, हिरन हो गया, इस तरीके के जीव जो इस तरह के पौधों को या घास जैसे हरी चीजों को खाते हैं, तो उनके जरिए से ये पौधों के जरिए से उन जंतुओं के शरीर में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम भी पौधों का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में। उस जरिए से ये हमारे शरीर में भी नाइट्रोजन की मदद से, हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये प्रोटीन बनाता है और अन्य यौगिक बनाता है, तो इसकी मदद से हमारे शरीर में प्रोटीन आदि दूसरी बहुत सारी चीजें पहुंच पाती हैं। और वहीं जंतुओं के शरीर में भी ये पौधों की मदद से पहुंच पाती हैं। और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो इन शाकाहारी जीवों को, जो पौधे खा रहे हैं, उन्हें खा लेते हैं, तो उनके शरीर से वो फिर उनके शरीर में भी मांसा मतलब शाकाहारी के शरीर से मांसाहारी के शरीर में भी पहुंच जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद अब हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन है, माफी चाहती हूँ, हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन की मदद से जो भी चीजें पहुंच रही हैं और उसकी मदद से जो भी हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हुआ है, तो मृत्यु तो सबकी होती है, वो पौधे भी हैं, वो जंतु भी हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक, ध्यान रखिए, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि जो भी नाइट्रोजन है वो मृत्यु के बाद दोबारा मिट्टी उसमें जो जीवाणु और कवक हैं वो उसे दोबारा से नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं और फिर दोबारा पौधे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो घूम फिर कर नाइट्रोजन दोबारा से वापस वहीं पहुंचता है और जीवाणुओं द्वारा उसे पौधों के लायक बना लिया जाता है। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। अब देखिए, फिर हमने वही बात पढ़ ली कि ये तो पूरा चक्र बन गया। कुछ जीवाणु नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदल रहे हैं और कुछ जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल रहे हैं और वो दोबारा से वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो ये बात हुई कुछ खास कि क्यों नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के बाद भी नाइट्रोजन उतनी की उतनी ही रहती है। इसलिए रहती है कि जीवाणु नाइट्रोजन गैस को यौगिकों में भी बदलते हैं और नाइट्रोजन यौगिकों को वापस गैस में बदल देते हैं। और ये पूरा चक्र यहाँ हमें इस चित्र के जरिए से दिखाया गया है और आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है। नाइट्रोजन, देखिए ये एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, मतलब पहले नाइट्रोजन से हमने देखो वायुमंडल का नाइट्रोजन, फिर वो यहाँ आया,
बिजली द्वारा स्थिरीकरण हुआ, फिर वो यहाँ आया मिट्टी में उपस्थित, फिर इस तरीके से फिर हम यहाँ से देख रहे हैं जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। अब नाइट्रोजन यौगिक जो है वो गैसीय नाइट्रोजन में बदल गया और फिर दोबारा से वायुमंडल में चले गए। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा भी दिखाया कि पौधों द्वारा अवशोषण, देखो मिट्टी में जब वो आ जाता है तो मिट्टी से वो यहाँ पौधों में भी जाता है, और हमने पढ़ा कि पौधों से जंतुओं में जाता है, जंतुओं से वापिस वो मिट्टी में मिल जाता है मृत्यु के बाद, और फिर उसके बाद वही प्रक्रिया होती है, वो नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में फिर जीवाणु द्वारा बदला जाता है और फिर वायुमंडल में चला जाता है। और इसी तरह की प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ये इस तरीके से यहाँ तक आते हैं और फिर ऐसे ऐसे वापस बदलकर दोबारा वायुमंडल में चले जाते हैं। ये चित्र आपको एक प्रश्न के उत्तर के रूप में बनाना भी पड़ेगा क्योंकि हमसे ये पूछा गया है। तो चलो अब बढ़ते हैं, आज हमने क्या सीखा। हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 1, सेम और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो बहुत ही आसान उत्तर है इसका, हमने अभी अभी पढ़ा ही था राइजोबियम जीवाणु के बारे में। फिर दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो अब हमें बतानी है वो विधि जो नाइट्रोजन का करती है स्थिरीकरण। तो भाई लिख देते हैं, 2 विधियां, बिजली के कड़कने के कारण और राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा। फिर तीसरा सवाल, तीसरे सवाल के से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, जब आप वीडियोस को देखते हैं तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलती है, आपको वीडियो समझ में भी आती है, वर्कशीट समझ में आती है, आपका चैप्टर भी क्लियर होता है, आपका काम भी आसान हो जाता है, प्रश्न उत्तर वगैरह लिखने में आपको बहुत सारी सुविधा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपका काम आसान होता है, आपको समझ में आता है तो आप खुश हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम इतनी सारी मेहनत करके वीडियोस आपके लिए बनाते हैं और उसके बाद जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं और हमारा और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मन करता है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान आ रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब को आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि चैनल हो गया सब्सक्राइब, कलर चेंज होकर रेड से वो हट जाएगा। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को दबाने पर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन वीडियो डालने के साथ ही मिल जाता है। तो इसलिए प्लीज़ 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 गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? भाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाइट्रोजन ही तो है जिसकी वजह से प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिनों के यौगिक बनते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। फिर चौथा प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, इसे चक्र बनाकर स्पष्ट करना है। तो देखिए वैसे तो वो विधि जो पूरी वहां पर दी गई थी पॉइंट्स में, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे याद करने में थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप ये चक्र याद कर लेंगे तो अपनी भाषा में इसे आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो चक्र याद रखना थोड़ा आसान है, तो इसलिए आपको चौथे प्रश्न के उत्तर में बनाना है वो चक्र वहां से देखकर। तो अब उसे यहाँ पर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप वहां से देखकर बना ही लेंगे। तो आप वहां से देखकर अपने चक्र को बना लीजिएगा। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी पर बड़ी सारी नॉलेज वाली वर्कशीट, और फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने क्लास के फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।